हेलो एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो ये एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी कुछ डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। 9th क्लास में आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि एटम जो होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है, वो 0 होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये चार्ज एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे आप कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है, बाय विच, जिसके द्वारा इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल, जिसके कारण ये एक मैटर को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है अनदर मैटर, दूसरे मैटर को। अब इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं मैटर। जैसे हमने एक कंब लिया, कंब क्या होता है, कंघा लिया, उसको हमने हेयर के अंदर रब किया। तो जैसे ही ड्राई हेयर, सूखे बालों में उसको रब करेंगे, तो रब करने के बाद इस कंघे के पास हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके आए, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका कारण क्या है अट्रैक्ट करने का, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। और ये जो कंब है ना, ये कैसा है, ये इंसुलेटर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो एक ही जगह रहेगा। इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो मूव नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर चार्ज आया तो यहीं पर रहेगा। तो इस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिक चार्ज, ठीक है ना। तो स्टैटिक चार्ज क्या करेगा, दूसरे मैटर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उस मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज की ही प्रॉपर्टी हुई ना, तो मैटर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, चार्ज, ठीक है ना। मैटर में जो प्रॉपर्टी आई है किसकी वजह से आई है, चार्ज की वजह से आई है, ठीक है ना। अभी जो चार्ज होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड को हमने रब कर दिया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो ग्लास रोड के ऊपर चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के साथ ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज आने का कारण क्या है, चार्ज होने का क्या कारण है, जैसे ही ग्लास और सिल्क को रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका कारण ये है कि ग्लास रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, सिल्क क्लॉथ को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर के ऊपर चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बच गया। और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए, सिल्क क्लॉथ ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। तो ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गई दोनों, और ये 2 काइंड का चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं इन दोनों चार्जेस की। जैसे लाइक चार्ज, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आए या फिर नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आए, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक जो चार्जेस होते हैं ना, एक जैसे चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज, जैसे पॉजिटिव के पास हम क्या लेके आए, नेगेटिव चार्ज को लेके आए, तो एक दूसरे को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। क्लियर है ये बातें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो चार्ज होता है ना, चार्ज को हम किससे लिखते हैं, चार्ज को हम जनरली क्यू से लिखते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, कूलोम। ये याद रखनी है आपको, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलोम होती है। और कूलोम को हम सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ चार्ज की जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस प्रकार एटम चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और उसका मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है ना। कूलोम होती है चार्ज की यूनिट, तो हमने सी लिख दिया यहाँ पर। और ये नेगेटिव होता है। प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है। तो कोई भी एटम होता है ना, कोई भी एटम, उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, यानी कि टोटल चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे रब करते हैं ना, एक दूसरे को रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्लियर है ये बातें। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो बीच में होता है एटम के, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसको अन से लिखते हैं न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, बहुत ही कम है ना, -31 किलोग्राम है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ। ठीक है, किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। प्रोटॉन के ऊपर कितना है, 10⁻27 है किलोग्राम है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 10⁻31 किलो, यानी कि माइनस में ज़्यादा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का मास है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मतलब माइनस में ज़्यादा है, इसका मतलब कम हुआ इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ, जितना प्रोटॉन का मास होता है ना, उतना ही किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये बातें, कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आ चुका होगा कि कौन सा बड़ा मास है ज़्यादा, तो ज़्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, जैसे 10⁻1 और 10⁻2, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से 10⁻1 बड़ा है। ठीक है ना, माइनस में छोटा है ना, तो इस मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, 10⁻1। ठीक, तो इसी प्रकार 10⁻27 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। समझ में आ चुकी है ये बात आपको, क्लियर है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं छोटा है एक। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इसको हम सिंपल वे में करते हैं मैथ की तरह, कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज ऑन, हमें पता है इतना चार्ज किसके ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी तो हमने ऊपर टेबल में पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि दिस चार्ज ऑन किसके ऊपर है, 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ये कहाँ जाएगी, 1 अपॉन में आ जाएगी ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, नीचे आ जाएगी। तो ये अब इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 को, तो 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना बच गया, खाली 1.6 बच चुका है आपके पास। ठीक है, अब 10⁻19 को हम 10⁻18 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे कितना है, 1.6 है, 1.6 का पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा, और 100 को 16 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा, और इंटू में कितना बच गया, 10⁻18। तो आपके पास आंसर क्या होगा आपका, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्ज कंसिस्ट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखे कि 1 कूलम जो चार्ज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा हुई ना, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 कूलम जो है ना, 1 कूलम एक बहुत ही बिग यूनिट है, एक बहुत ही लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है किसकी, चार्ज की। ठीक है ना, बहुत ही लार्ज यूनिट है। तो ये बात आपको क्लियर। इस न्यूमेरिकल को हम एक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला हो सकता है आपके पास, Q = NE, इसका यूज़ करके। Q क्या है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। ठीक है ना, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालना है। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो E होता है, तो आप E यहाँ पर रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब N निकालना है, तो ये इसको आप इधर भेजोगे तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, और N की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, जो अभी मैंने निकाली थी। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो, Q = NE। जो चार्ज होता है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक चार्ज E का। ठीक है, और E की वैल्यू मैंने आपको बता दी, Q = NE। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रख के आप ये निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए, चार्ज के डिस्कस करने के बाद हम पढ़ते हैं अब कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। वे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, यानी कहने का मतलब जैसे कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर से चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है। चार्ज का फ्लो करना ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, उन्हें क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा।
ये जो वायर यूज़ करते हैं ना घरों के अंदर, वायर के अंदर जो जैसे हमने देखे कि तार होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, और उसके चारों तरफ जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना, रबर लगा होता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ चुका है। इसी प्रकार ह्यूमन बॉडी और ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, ठीक है ना, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर हैं, ठीक है। इसी प्रकार नाइक्रोम, मैग्नीनिन, MANGANIN, मैग्नीनिन, कॉन्स्टेंटन, ये जो है ना, ये हीटिंग एलिमेंट हैं। जैसे नाइक्रोम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं जनरली, हीटर के अंदर। तो हीटर, रोड, प्रेस वगैरह है ना, जो आयरन वगैरह है, इनके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, ये हीटिंग एलिमेंट कहलाते हैं ना, ठीक है ना। क्योंकि जैसे नाइक्रोम की वायर क्या करती है, हीटर को हीट करती है, इसलिए इनको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जो भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर नाइक्रोम, मैग्नीनन, कॉन्स्टेनन, ये अलॉय होते हैं जनरली, क्या होते हैं, अलॉय। और ये भी क्या हैं, कंडक्टर हैं। इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, लेकिन ये इतने अच्छे कंडक्टर नहीं है जितने कि अच्छे ये ऊपर वाले कंडक्टर एलिमेंट हैं। सबसे जो सुपर कंडक्टर है या बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है, सिल्वर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छी प्रकार से। और साथ में जो अलॉय हैं, ये अलॉय क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं ना, उनको अलॉयज बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु में जनरली, ठीक है ना, जो दो या दो से अधिक मेटल से मिलती है बनते हैं। इसका एग्जांपल नाइक्रोम, मैग्नीनिन और कॉन्स्टेंटन है, ये हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब इंसुलेटर को देखिए। इंसुलेटर किस सब्सटेंस को बोलेंगे, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है, उन्हें क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। इनके एग्जाम्पल हैं ग्लास, इबोनाइट। इबोनाइट भी एक प्लास्टिक की तरह या रबड़ की तरह ही होता है, ठीक है। रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुल, कॉटन, माइका, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट जनरली जो हम कह सकते हैं कि जो आग बुझाने वाले हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं ना, क्लोथ्स पहनते हैं, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। तो अगर उन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कहीं छू भी लेंगे तो उनके अंदर से पास नहीं होता है। बेकेलाइट क्या है, एक इंसुलेटर है। इसी प्रकार ड्राई एयर, सूखी जो शुष्क हवा, हवा जो है ना, एयर हमारे चारों तरफ जो शुष्क हवा है, वो भी क्या होती है, इंसुलेटर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब जो ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन इंसुलेटर नहीं करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी आपको नोट कर लेनी है कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर में, इंसुलेटर्स जो हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो मूव नहीं कर सकते और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पोटेंशियल का है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली हम V से लिखते हैं, और इसकी स्टेटमेंट देखिए, डेफिनेशन देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर ये डेफिनेशन समझाऊंगा। जैसे कोई चार्ज आपके पास Q चार्ज दिया हुआ है, तो ये Q चार्ज है, अपने चारों तरफ इसका फील्ड तो होगा ना। जैसे ये फील्ड मान लिया हमने, इस फील्ड के अंदर जैसे ही दूसरा कोई चार्ज लेके आते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना। इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज स्मॉल है इसके कंपैरिजन में। जैसे ही इस चार्ज को हम लेके आएंगे इसके फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा ना, दूर भगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये चार्ज कैसा है, यूनिट है। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है इस चार्ज का। तो यूनिट मैग्नीट्यूड जो चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करवाया जाएगा, वर्क डन करवाना पड़ेगा, उसे वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब समझिए इसकी डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, जैसे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, ए पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इज डिफाइन। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक। इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट है P पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक
इस चार्ज को, किस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप, V इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्या हुई, ये हुई कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है, वर्क डन किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ चुका है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ही एक टर्म और पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से या PD, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना, PD से या V से, या कुछ बुकों में डेल्टा V या DV का प्रयोग भी करते हैं। DV या डेल्टा V जो होता है ना, वो डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है ना, तो जनरली हम 10th क्लास में V से ही पढ़ेंगे इसको हम, या फिर हम P.D. से लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर क्या हुआ, AB, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ है एक प्रकार से। तो इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, ये भी किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन की वो अमाउंट इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन किया जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज Q को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए थे, लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे ए पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल 0 था ना, लेकिन यहाँ से लाने के लिए ए पॉइंट पर कुछ वर्क डन किया गया, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने के लिए कुछ वर्क डन किया जाएगा चार्ज को ले जाने के लिए, उसे इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज Q को ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से लिखते हैं और V किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव्ड, या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W/Q, V इक्वल टू W/Q। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, या फिर अगर वर्क डन की यूनिट देखें तो क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या यूनिट होती है, कुलोम, तो जूल पर कुलोम। ठीक है ना, जूल पर कुलोम भी इसकी SI यूनिट है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर है। तो अब इसके बारे में अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे देखोगे आप, इसकी यूनिट वोल्ट हुई ना, तो 1 वोल्ट कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। उसे 1 वोल्ट कब कहेंगे, इफ 1 जूल वर्क डन किया जाए टू मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर है भाई, 1 जूल 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क डन किया जाए, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट, यानी कि W भी 1 होना चाहिए, Q भी 1 होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। क्लियर है। तो 1 वोल्ट कब कहेंगे, जब 1 जूल वर्क डन किया जाए 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले के साथ। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर किससे करते हैं, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसका सिंबल जो होता है ना, हम ये यूज़ करते हैं V। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपके लिए नई टर्म है, लेकिन इस लेसन में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को रोकता है, तो इसका हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये करंट को रोकने का काम ज़्यादा करता है, इसलिए इसको कहाँ लगाते हैं, ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास ये कोई डिवाइस है, जैसे ये बल्ब है या फ्रीज है, कुछ भी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे लगाओगे आप, जैसे ये इधर तो हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया,
ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये जो डिवाइस है, ये कोई यंत्र है, ये काम करना शुरू कर देगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो कैसे लगा दोगे, इसके बराबर में लगा देंगे इस प्रकार, और इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल में जोड़ना, ठीक है ना। अगर हम इसके साथ में लगा देते यहाँ पर तो वो सीरीज हो जाती, लेकिन इसके अक्रॉस लगाया है इस प्रकार, तो इसको बोलेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। तो वोल्टमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देगा। अब करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देगा तो इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। अगर सीरीज में लगा देंगे यहाँ पर तो ये करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, तो डिवाइस काम नहीं करेगी। इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो ये बातें आपको नोट कर लेनी है, अच्छी प्रकार से क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जैसे कोई कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर चार्ज का बहना, चार्ज क्यू से लिखते हैं, क्यू का बहना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलेंगे कि कितने समय में कितना चार्ज बह रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला इसका, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लियर है। और इस इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। एम्पेयर में हम इसको मापते हैं। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी इसी प्रकार, जैसे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो कूलोम पर सेकंड भी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी एम्पेयर एसआई यूनिट होती है। तो 1 एम्पेयर कब कहेंगे, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन लिख दी यहाँ से, 1 कूलोम चार्ज फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में कितने समय में, 1 सेकंड में, तब इलेक्ट्रिक करंट कितना कहा जाएगा, 1 एम्पेयर। तो देखिए डेफिनेशन इसकी, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलोम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू ए कंडक्टर, क्लियर है। या फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलोम अपॉन में 1 सेकंड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं हम, एमीटर से। तो उस डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, एमीटर। एमीटर से हम इसको मेजर करते हैं, क्लियर है। और एमीटर का साइन क्या है, एमीटर का साइन ये है, इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं एमीटर को, जैसे इधर पॉजिटिव से और इधर नेगेटिव से इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। जैसे कोई डिवाइस है, ये कोई डिवाइस है, फ्रिज वगैरह है, तो इसको हम इसके साथ एमीटर, करंट हमें देखना है कि कितना करंट जा रहा है, तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर देंगे, हम इसको एमीटर के साथ इस प्रकार सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इधर बैटरी लग जाएगी, बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये इसके बिल्कुल साथ इस प्रकार कनेक्ट है कि वायर के अंदर। तो इस सर्किट को या इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। और जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो कम होता है तो ये करंट को अपने अंदर से जाने देता है, यानी करंट को कम रोकता है। इसलिए हम इसको किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑलवेज याद रखना है कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका लो रेजिस्टेंस होता है। जबकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली जो डिवाइस थी वो क्या थी, वोल्टमीटर थी, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। और इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो करंट फ्लो करता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। जैसे कोई भी बैटरी या सेल है, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इस बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सेल हुआ, 2 सेल मिला देंगे तो बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपके पास की हो गई। जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, नीचे की तरफ प्रेस करोगे, तो इसके अंदर से करंट बहेगा। ये वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव। बड़े वाला जो टर्मिनल होता है ना पॉजिटिव, और छोटे वाला नेगेटिव। तो करंट कैसे बहेगा इसके अंदर से, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नेगेटिव का जो पोटेंशियल होता है इसका कम होता है। तो करंट कैसे बहता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइयर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हुई किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो डियर स्टूडेंट, क्लियर है ये सारी बातें। कुछ टर्म डेफिनेशन बची हुई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।